अस्सलाम वालेकुम। डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म से मैं हूं आलिया शबीर। जिस तरह से अमेरिका और इसराइल ईरान पर बम गिरा रहा है, इसी तरह से पाकिस्तान की हुकूमत ने अवाम पर पेट्रोल की कीमतों में इजाफा करके बम गिरा दिया है। वो किस तरह से कि एक तो कीमतों में इजाफा किया है, दूसरा पेट्रोल दस्तयाब ही नहीं है। क्या मार्केट में पेट्रोल दस्तयाब है, अवाम को मिल रहा है? इस हवाले से मैं आपको तफसील के साथ बताऊंगी। फिर रात गए लेट जो एक प्रेस ब्रीफिंग दी गई जिसमें पेट्रोल की कीमतों में इजाफा किया गया, पेट्रोल की कीमतों में कितना इजाफा किया गया है, अब मजीद कितना इजाफा होने जा रहा है, क्या पेट्रोल दस्तयाब होगा भी या नहीं होगा। हुकूमत ने अगर पेट्रोल दस्तयाब नहीं होगा तो क्या किसी ममालिक के साथ कोई मुआहिदा कर रखा है कि वो पेट्रोल हमें देंगे, जैसे सऊदी अरब के साथ है, या फिर रूस से हम तेल ले सकते हैं, या फिर हम ईरान से तेल जो है वो ले सकते हैं। कौन सा मुल्क है कि इस वक्त वो हमारी मदद को आ सकता है। अमेरिका ने इंडिया को तो इजाज़त दे दी है कि वो रूस से तेल खरीद सकता है। क्या पाकिस्तान को भी इजाज़त मिल जाएगी? क्या पाकिस्तान भी अमेरिका को कहेगा कि हमें रूस से तेल खरीदने दिया जाए? इसके हवाले से जो डिटेल है वो आपके साथ शेयर करूंगी। और हुकूमत ने अब सिस्टम किस तरह से चलाने के हवाले से फैसले किए हैं, क्योंकि अगर पेट्रोल नहीं होगा, हंगामी सूरत हाल होगी, तो पाकिस्तान का सिस्टम कैसे चलेगा, अवाम कैसे सर्वाइव करेंगे। इसके लिए हुकूमत ने क्या स्ट्रेटजी बनाई है, इसके ऊपर जो मेरे पास इतलात हैं वो आपके साथ शेयर करूंगी। इसके बाद आपको बताऊंगी कि इस वक्त क्या हो रहा है जंग में, ईरान, अमेरिका और इसराइल जंग में क्या डेवलपमेंट हुई है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान जब तक गैर मशरूत तौर पर सरेंडर नहीं करता तब तक ये जंग जो है वो नहीं रुकेगी। और इसके लिए उन्होंने कहा है कि एक बार फिर से ईरान को ग्रेट ईरान बनाएंगे। फिर साथ साथ ईरानी सदर का भी स्टेटमेंट आया है कि उन्होंने भी कहा है कि पीस की तरफ वो जाना चाहते हैं, कि पीस वो चाहते हैं खित्ते में पीस हो। अब ये खित्ते में पीस हो रहा है, जंग के बादल जो हैं वो झट जाएंगे, और इसमें किस ममालिक का क्या रोल है। इसमें सालसी का किरदार भी कोई ममालिक कर रहे हैं। वो सालसी का किरदार अदा करने वाले कौन से ममालिक हैं? सऊदी अरब, पाकिस्तान का नाम भी आ रहा है, सऊदी अरब का भी नाम आ रहा है, और ये जो सालसी का किरदार अदा करने वाले ममालिक हैं, तो क्या ये सालसी करवाने में कामयाब हो जाएंगे, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। और इसके फिर आगे चलकर क्या असरात होंगे, कि क्या अमन कायम हो जाएगा, ईरान अमेरिका इसराइल जंग जो है वो ख़त्म हो जाएगी, और क्या जीत किसकी हुई है, हार किसकी हुई है, इसके हवाले से भी थोड़ी तफसील आपके साथ शेयर करेंगे। फिर ट्रंप का ईरान के बाद अगला हदफ भी सामने आ गया है। ट्रंप ने अनाउंस कर दिया है कि ईरान के बाद किस मुल्क की बारी आने वाली है, वो मुल्क का नाम भी आपके साथ शेयर करूंगी। फिर इसके साथ साथ बलूचिस्तान में एक शिद्दत पसंद ग्रुप है, या कोई ऐसा ग्रुप है जो मुसल्ला है, उसने ऐलान किया है कि वो ईरान का साथ देगा अमेरिका और इसराइल की जंग में। तो वो कौन सा ग्रुप है, इस हवाले से भी जो खबर है वो आपके साथ शेयर करूंगी। इसके साथ साथ जो वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा है, उन्होंने कहा है कि ईरान को हर किस्म की मदद देंगे, हर किस्म की सहूलत देंगे। तो वो किस किस्म की मदद दे सकते हैं एक सूबे के तौर पर, क्योंकि ये मामलात एक सूबे के नहीं एक मुल्क के हैं, लेकिन उन्होंने ऑफ़र किए, अच्छा जेस्चर दिया है। किसी दूसरे सूबे और इवन के जो स्टेट रियासत पाकिस्तान है, उन्होंने भी बराह रास्त किसी किस्म की इमदाद ऑफ़र नहीं किया है। तो वज़ीर आला KPK ने ये इमदाद ऑफ़र की है। तो ये जेस्चर जो है उनका कितना सही है और कितना गलत है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट ये है कि मेरा चैनल दी न्यूट्रल विद आलिया शबीर को सब्सक्राइब कीजिए ताकि रीच ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ सके। अच्छा, हुकूमत ने रात गए लेट पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया, और उन्होंने पेट्रोल की कीमत में 55 रुपये 50 या 55 पैसे इजाफा कर दिया। अब ये पैसों की तो समझ में नहीं आती कि पैसे क्या है, या तो 1 रुपया ज़्यादा कर दें या 1 रुपया कम कर दें। ये एक्सपेक्टेड था कि हुकूमत पेट्रोल की कीमतें जो है वो बढ़ाने जा रही है, क्योंकि इस वक्त जो है पेट्रोल की कीमतें जो है वो आलमी मंडी में बढ़ चुकी हैं, और तकरीबन आलमी मंडी में तेल की कीमतों में 9% इजाफा हो चुका है। और इसकी वजह यह है कि अबनाए हरमज़ जो है वो बंद है, और ये ईरान ने बंद कर रखा है। अमेरिका ने तो वैसे बड़ा दावा किया था कि वो अबनाए हरमज़ को खोल कर दिखाएंगे, लेकिन अभी तक वो इसमें कामयाब नहीं हुए हैं। और अब आगे चलकर पाकिस्तान के हवाले से थोड़ी बात कर लें कि पाकिस्तान में इस वक्त पेट्रोल शॉर्टेज है। हुकूमत ने पेट्रोल की कीमतों में इजाफे का ऐलान भी कर दिया। इससे पहले ही 1-2 रोज़ जो है ऐसे चले थे कि पेट्रोल पंप पर भी नहीं मिल रहा था। लोग लंबी लाइनें कितारें लगा के बैठे हुए थे, खड़े थे, और इवन के रोज़े के वक्त, अफ्तारी के वक्त लोग अफ्तारी करने के बजाय
पेट्रोल जो है वो ढूंढ रहे थे, और जितनी देर में पेट्रोल पंप कोई ऐसा पेट्रोल पंप मिलना था जहां पर पेट्रोल अवेलेबल होना था, तब तक गाड़ी में जो पेट्रोल था भी वो भी खत्म हो चुका है और गाड़ियां बंद हो गई। ये हालात पाकिस्तान में इस वक्त इस्लामाबाद से लेकर लाहौर तक मुख्तलिफ दीगर शहरों में हमें जो रिपोर्ट हुई है या फिर जो इर्द गिर्द के लोग जो हमें बताते हैं वो ये सूरत हाल थी कि पेट्रोल की कीमतों में इजाफे से पहले ही जो जाहिर है कि ये एक पेट्रोलियम माफिया जो है वो ज़ख़ीरा अंदोज़ी कर लेता है, और जैसे ही उनको पता होता है कि पेट्रोल की कीमतें बढ़नी है तो वो फिर ज़ख़ीरा अंदोज़ी करके या तो पेट्रोल बहुत कम देता है और उसके बाद कीमतें बढ़ती हैं और फिर पेट्रोल जो है वो अवेलेबल होता है। लेकिन यहाँ पे तो पेट्रोल की ही शॉर्टेज है, क्योंकि जो वज़ीर ख़जाना है उन्होंने सेनेट की कायमा कमेटी को ब्रीफिंग कुछ रोज़ पहले दी थी और उन्होंने कहा था कि हमारे पास तकरीबन 20 रोज़ से 28 रोज़ का पेट्रोल स्टॉक में मौजूद है, और अगर पेट्रोल जो है वो अगर बंद होता है तो फिर मज़ीद हमारे पास पेट्रोल नहीं है। तो अब क्या पाकिस्तान में पेट्रोल जो है वो अब कैसे पाकिस्तान इंपोर्ट करेगा, पेट्रोल कहाँ से ख़रीदेगा? सऊदी अरब ने पहले ये कहा जा रहा था कि ऑफ़र करवाई थी कि पेट्रोल जो है वो पाकिस्तान को देगा, लेकिन उसके बाद से अभी तक हालात और असरात जो हैं वो नज़र नहीं आ रहे। हुकूमत पाकिस्तान ने इसके लिए एक हल ढूंढा है और ये गुफ्तगू हो रही है और ये चमगोइयाँ हो रही हैं और पूरे पाकिस्तान में ये क्योस फैलाया जा रहा है या फैल रहा है या हुकूमत की वाकई ये स्ट्रेटजी है। वो ये है कि लॉकडाउन होने वाला है, लोग घरों में बैठ जाएं, जो ऑफिसेज में काम करते हैं वो घर पर बैठ के काम करें और स्कूल्स को बंद कर दिया जाए और ऑनलाइन क्लासेस का आगाज़ कर दिया जाए। हुकूमत की ये बेहतरीन स्ट्रेटजी सामने आई है। आप ये देखें कि एक मुल्क जिसमें जंग लगी हुई है, ईरान में, वहाँ पर जो वहाँ के मुकामी एक सहाफ़ी थे वो सुबह के वक्त निकले हैं और उन्होंने ग्रॉसरी स्टोर्स दिखाए। वहाँ पर जो है ग्रॉसरीज इतनी ज़्यादा हैं कि खरीदार जो है कम है, और वहाँ पर जो मामूलाती ज़िंदगी है बिल्कुल नॉर्मल है। वहाँ पर कोई जो है सब जो सिस्टम है वो ठप नहीं हुआ। लेकिन जिस मुल्क में अभी जंग भी नहीं है वहाँ पर जंगी हालात पैदा किए गए हैं। वहाँ पर पहले ही ज़ख़ीरा अंदोज़ी हो रही है, वहाँ पर पहले ही ये बताया जा रहा है कि लॉकडाउन लगाया जा रहा है। तो क्या पाकिस्तान में क्या कोई खुदा न खास्ता कोई ऐसे हालात पैदा होने जा रहे हैं? क्या पाकिस्तान में कोई जंगी सूरत हाल होने जा रही है जिसकी वजह से इस तरह के खदशात जो हैं वो ज़ाहिर किए जा रहे हैं? लेकिन ज़ाहिर है कि जंग की कैफियत पाकिस्तान में है भी और नहीं भी है। एक तो इसलिए है भी क्योंकि अफ़गानिस्तान के साथ हमारे ऑलरेडी जो टेंशन चल रही है, और दूसरा ये कि हमें इंडिया से हर वक्त ख़तरा मौजूद है क्योंकि इंडिया इसराइल के साथ मिला हुआ है। इंडिया से बात याद आई है कि पेट्रोल के हवाले से इंडिया क्योंकि ईरान से ऑयल इंपोर्ट करता था और रूस से उसने ऑयल लेना बंद कर दिया था। अब जैसे ही ईरान ने पेट्रोल जो है इसकी सप्लाई बंद की है तो उसने रूस से पेट्रोल लेना शुरू कर दिया है, और उसने अमेरिका से ये इजाज़तनामा ले लिया है कि वो रूस से तेल ख़रीद सकता है। तो ये होती है हिकमत अमली। वैसे तो हमारी क़ियादत यानी कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं ट्रम्प साहब जो हैं वो उनकी तारीफ़ों के पुल बांधते हैं, इतनी तारीफ़ें करते हैं कि उनसे ग्रेट लीडर ही कोई नहीं है शहबाज शरीफ साहब के अलावा। तो वो ग्रेट लीडर जो हमारे मुल्क के वज़ीर आज़म साहब हैं वो रूस से, सऊदी अरब से और इवन के ईरान हमारा मुस्लिम ब्रादर मुल्क है, हमसाया मुल्क है, उससे तेल जो है वो ले सकता है चाहे वो महंगी। तो हमें इस तरह की क्योस के पाकिस्तान में तेल ही ख़त्म हो जाएगा तो हम ज़ख़ीरा करके रख लें और उसके बाद हम मुल्क का सिस्टम ही ठप कर दें और बंद कर दें, इस तरह के हालात हम खुद ही लोगों को बताना शुरू कर दें और इस ऐसी तशवीश में लोगों को मुब्तला कर दें कि लोगों को पहले ही खौफ में मुब्तला कर दें कि अभी हमारे ऊपर कुछ हुआ है नहीं है और हम पहले ही जो है होने से पहले ही हमें खौफज़दा किया जा रहा है। तो ये ईरान में तो ऐसी सूरत हाल नहीं है, अलबत्ता पाकिस्तान में ऐसी सूरत हाल हो गई है कि जहाँ पर हर चीज़ नापैद हो रही है, जहाँ पर पूरा सिस्टम जो है उसको ठप करने की तैयारियों में इस वक्त लगा हुआ है कि ये जो सिस्टम है इसको ठप किया जाए। अब जाहिर है कि इसमें एक स्ट्रेटजी भी होती है कि स्ट्रेटजी के तहत किया जाता है।
अच्छा, दूसरी तरफ जो आपको ये साथ में खबर शेयर करूं वो ये है कि अमेरिका की मैंने बात की थी ट्रैवल एडवाइजरी पाकिस्तान के हवाले से। तो अमेरिका ने पाकिस्तान के लिए ट्रैवल एडवाइजरी लेवल 3 बरकरार रखी है। पहले भी उन्होंने ये इसको जो ट्रैवल एडवाइजरी लेवल 3 थी उन्होंने जारी की थी, अब इसको बरकरार रखा है और इसके पाकिस्तान के सफ़र पर नज़रसानी की हिदायत भी की गई है। तो यानी कि अभी तक पाकिस्तान में हालात जो है वो भी सही नहीं है। जब भी किसी मुल्क के हालात का जायज़ा लेना होता है तो वहाँ पे जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं उनकी जो ट्रैवल एडवाइजरी है वो आपको बताती है, जो वो अपने लोगों को कहते हैं कि इस मुल्क का सफ़र नहीं करना। तो इससे पता चलता है कि वहाँ के मुल्क के हालात कैसे होते हैं। तो इसमें सबसे पहले तो यही है कि जो ट्रैवल एडवाइजरी इस वक्त जारी की गई है वो बड़ी इम्पोर्टेंट है कि इसमें कि पाकिस्तान में क्या हालात हो रहे हैं। लेकिन अभी ऐसी सूरत हाल नहीं है कि जितनी अफरा तफरी इस वक्त पाकिस्तान में पाई जा रही है और जहाँ पर हमें क़यादत को जो है वो अवाम को एतमाद में लेना चाहिए और अवाम को कहना चाहिए कि हम फेस करेंगे और हम खड़े हैं और हम अवाम को किसी किस्म की इस सहूलत से महरूम नहीं होने देंगे। वहाँ पे अवाम को भी चाहिए कि वो ऐसे अगर कोई मुश्किल की घड़ी आती है तो वो एक कौम बनकर सामने आए, ना कि वो इस तरह से अपनों को ही लूटने लग जाएं। तो इसी तरह से हो रहा है कि ज़ख़ीरा अंदोज़ी चाहे वो खुराक की सूरत में है चाहे पेट्रोल की सूरत में है वो की जा रही है। अच्छा जी, अगली खबर मैं आपके साथ शेयर करूं कि अब ईरान और अमेरिका जंग का क्या होने वाला है। ट्रंप ने कहा है कि अगर ईरान के गैर मशरूत तौर पर हथियार डालने के अलावा कोई मुआहिदा नहीं होगा और साथ साथ ये भी कहा है कि अब जो ईरान का मुस्तकबिल है, ईरान को मुआशी तौर पर पहले से ज़्यादा बड़ा, बेहतर और मजबूत बनाया जाएगा। ईरान का मुस्तकबिल शानदार होगा। मेक ईरान ग्रेट अगेन, ट्रंप ने ये कहा। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अमेरिका जो है वो ये चाहता है कि उनकी पसंद की कोई भी क़यादत आए जिसके साथ वो मिलकर काम करें। और इसका एक जेस्चर ये भी है और दूसरा जेस्चर ये भी है कि अब वो कहते हैं कि हमारी बस हो गई है, अब ईरान वालों हमारे ऊपर रहम करो, हमने गलती कर ली आपके ऊपर हमला करके, हमें नहीं पता था कि आप हमें इस तरह से धोएंगे कि हम मुँह छुपाने के काबिल भी नहीं रहेंगे और बल्कि हम फिर दुआएं करवाएंगे। आपने देखा होगा कि जिस तरह से जो अमेरिकी सदर है डोनाल्ड ट्रंप अपने ऑफिस में खसूसी दुआएं उन्होंने करवाई और जंगी जुनून पर मजहबी पर्दा ट्रंप ने व्हाइट हाउस के ऑफिस में मजहबी रहनुमाओं को जमा करके उनसे दुआएं करवाई, जिसमें अमेरिका की क़यादत, फौजियों की हिफाजत और ईरान के खिलाफ कामयाबी के लिए दुआ की गई। तो अब जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और सुपर पावर की बात जो है वो दुआओं तक आ गई। वैसे दुआ तो है हर वक्त ही करनी चाहिए, किसी भी हाल में करनी चाहिए और अगर ऐसी सूरत में ट्रंप सब दुआ कर रहे हैं तो वैसे ये तो अच्छी बात है कि वो दुआ कर रहे हैं। अच्छा, ये दूसरी तरफ जो ईरानी सदर हैं उन्होंने क्या कहा है। ईरानी सदर कहते हैं कि अपनी कौमी खुदमुख्तारी और वक़ार के दिफा में किसी हिचकिचाहट का शिकार नहीं होंगे। कुछ ममालिक ने सालसी की कोशिशें शुरू कर दी, हित्ते में पायदार अमन के ख़्वाह हैं। ये ईरानी सदर ने अब ये वाज़ेह कर दिया। दूसरी तरफ ट्रंप जो है वो कह रहे हैं कि अच्छा जी, गैर मशरूत तौर पर आप सरेंडर कर दें और साथ वो कह रहे हैं कि अब मेक ईरान ग्रेट अगेन जो है वो होगा और माशी तौर पर मजबूत होगा वगैरह वगैरह। यानी कि वो अब हालात जो है नॉर्मल होना शुरू हो गए हैं। अब सालसी कौन अदा कर रहा है और मुज़ाकरात कहाँ पर हो रहे हैं। खबर ये आई है कि सऊदी अरब में मुज़ाकरात हो रहे हैं अमेरिका के दरमियान और इसके ईरान के दरमियान और इसमें पाकिस्तान भी शराकतदार है। पाकिस्तान भी सालसी का किरदार अदा कर रहा है। पाकिस्तान भी इसका बड़ा प्लेयर है कि जो चाहता है कि खित्ते में अमन हो और पाकिस्तान का किरदार जो है वैसे भी बड़ा इम्पोर्टेंट है, हर तौर पर इम्पोर्टेंट है क्योंकि सऊदी अरब के साथ हमारा डिफेंस एग्रीमेंट है। और बाय द वे सऊदी अरब ने ये भी अमेरिका को कह दिया कि हम अपनी सरजमीन ईरान के खिलाफ नहीं होने देंगे। अच्छा, ये एक आप ये कहेंगे कि एकदम इसराइल और अमेरिका को क्या पड़ी है कि वो मुज़ाकरात की टेबल पर आ गए हैं और उन्होंने मुज़ाकरात शुरू कर दी और सालसी में कुछ ममालिक भी सामने आ गए। तो उसकी वजह ये थी कि जो गल्फ़ कंट्रीज़ थे उनको भी समझ आ गई थी कि ये तो हमें इस्तेमाल कर लिया गया है और ये हमें आपस में ही लड़वाया जा रहा है और बल्कि लड़वाया क्या जा रहा है कि हमारे तो डिफेंस को ही कोई नहीं आया कि अमेरिका
جس نے ہمارا ڈیفینس کرنا تھا، جس کے لیے ہم نے یہ سارا کچھ کیا تھا، رضامندی ظاہر کی تھی کسی نہ کسی طور پر ایران کی ایک خاموش قسم کی ہم نے ان کے خلاف اس جنگ میں حمایت کی تھی امریکہ کی، تو ہمارے ساتھ تو کوئی بھی نہیں ہے، امریکہ بھی نہیں ہے، ہمارے ساتھ اسرائیل بھی نہیں ہے، تو یہ تو پورے گلف کنٹری کا جو نقشہ ہے وہ انہوں نے چینج کر کے رکھ دیا ایران نے، یہ تو کوئی بھی کھڑا نہیں ہے۔ تو گلف کنٹریز کو بھی یہ سمجھ آ گئی کہ امریکہ اسرائیل کی اس جنگ سے جو سب سے زیادہ نقصان ہوا وہ گلف کنٹریز کو ہوا ہے۔ سب سے زیادہ سیکیور لوگ گلف کنٹریز میں اپنے آپ کو سمجھتے تھے اور اب وہ زیادہ غیر محفوظ گلف کنٹریز میں اپنے آپ کو سمجھنے لگ گئے ہیں۔ تو اس سے کیا ہے کہ گلف کنٹریز کو تو سمجھ آ گئی ہے، یو اے ای کو سمجھ آ گئی ہے، سعودی عرب کو سمجھ آ گئی ہے، قطر کو بھی سمجھ آ گئی، قطر کو تو کچھ زیادہ ہی سمجھ آ گئی ہے کیونکہ قطر کو تو سب سے زیادہ نقصان ہوا ہے۔ اور اس طرح سے قطر کی تو ایل این جی جو ہے پاکستان جو امپورٹ کرتا تھا وہ بھی بند ہو گئی ہے کیونکہ ایل این جی جو ہے وہ اب اس کے اوپر کام ہی نہیں کر پا رہا ہے۔ تو اس لیے یہ تمام کنٹریز جو ہیں اب یہ چاہتے ہیں کہ امن ہو۔ اب ایران نے بھی کہیں نہ کہیں اب جس طرح سے ایرانی صدر کا سٹیٹمنٹ آیا ہے تو انہوں نے اس کے اوپر رضامندی ظاہر کر دی ہے کہ ثالثی کا کردار، انہوں نے بتا دیا ہے کہ ثالثی کا کردار کچھ ممالک کر رہے ہیں، تو اللہ کرے کہ یہ جو ثالثی کا کردار ممالک ادا کر رہے ہیں وہ اس میں کامیاب ہوں۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی نے ایران کے حوالے سے ایک بڑی آفر دی ہے اور یہ اعلان کیا ہے کہ ایران کو کسی بھی قسم کی مدد کی ضرورت ہوگی تو کے پی کے کی عوام جو ہے وہ ان کا ساتھ دیں گی، چاہے ادویات، ڈاکٹرز، مین پاورز، کسی قسم کی بھی جو ضرورت ہوگی کے پی کے عوام ایران کے ساتھ کھڑی ہوگی۔ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی ہیں جنہوں نے ایرانی قونصلیٹ جا کر انہوں نے اظہار افسوس بھی کیا تھا اور اظہار مذمت بھی کیا تھا اور انہوں نے تعزیت بھی کی تھی جو کہ پاسداران انقلاب سپریم لیڈر آیت اللہ خامنہ ای کی شہادت پر۔ باقی اس سے آپ نے دیکھا نہیں ہوگا، مجھے نہیں لگتا کہ ہمارے جو وزیر خارجہ ہیں وہ بھی ایرانی سفارت خانے گئے ہوں اور انہوں نے جا کے اظہار تعزیت کیا ہو، گو کہ اشارے کے نامے میں خاموشی کے ساتھ کچھ دن تو خاموشی رہے، پھر تھوڑی سی جو ہے وہ افسوس کا اظہار کر دیا۔ تو خیر یہ ساری صورتحال ہے۔ پھر اس کے بعد اب امریکی صدر ٹرمپ نے بھی یہ ظاہر کر دیا کہ جو نئی قیادت آئے گی اس کے ساتھ مل کر کام کریں گے اور جو ایران کو ہے گریٹ ایران بنائیں گے۔ تو اب کیا وہاں پر وہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ان کی پسند کی جو رجیم ہے وہ آ رہی ہے یا پھر وہ یہ اپنا فیس سیونگ چاہ رہے ہیں؟ ظاہر ہے کہ فیس سیونگ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے نا، کیونکہ اب اگر امریکہ تو اپنی ہار تسلیم نہیں کرے گا، وہ یہی کہے گا کہ ہماری تو جیت ہو گئی ہے۔ اور جس طرح سے انہوں نے یہ 2025 میں جون میں ایران پر حملہ کیا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ جی ہم نے ان کے پاس جتنی بھی یورینیم تھی یا اس قسم کا جو بھی مواد تھا ہم نے اس کو سب کو ختم کر دیا۔ تو اب جو ہے اب وہ انہوں نے اسی کو جواز بنا کر کے کیا کہیں یہ نہ ہو کہ اس وقت امریکہ کے اوپر حملہ ہو جائے، اس لیے ہم نے ایران کے اوپر حملہ کیا اور اربوں ڈالر جو امریکن معیشت ہے اس کو نقصان پہنچایا۔ اور اس کے بعد ابھی جو ہے ڈیفنس بجٹ کے لیے آلریڈی 1000 ڈالر جو ہے آلریڈی دیے جا رہے تھے، اب 500 ارب ڈالر کا اور مطالبہ کر دیا گیا ہے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے ڈیفنس بجٹ کے لیے۔ تو یعنی کہ اب وہاں کے جو سینیٹرز ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ تنقید کر رہے ہیں کہ یہ جو ہم جنگ میں اتنا پیسہ جھونک رہے ہیں وہی ہم امریکنز کے اوپر لگائیں، امریکن عوام کے اوپر لگائیں۔ تو اب حالات لگتا یہ ہے کہ بہتر ہو جائیں گے، لیکن اب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اب اپنا اگلا ہدف بھی بتا دیا کہ اگلا ہدف ان کا کون سا ملک ہوگا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ہم بیک وقت کئی مسئلے حل کر سکتے ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ فی الحال تو ہمارا ایجنڈا ایران ہی ہے، لیکن کیوبا کی حکومت زیادہ دیر قائم نہیں رہ سکے گی، وہاں بہت جلد بڑی تبدیلی آنے والی ہے۔ صدر ٹرمپ کا کہنا ہے کہ کیوبا گزشتہ کئی دہائیوں سے مشکلات کا شکار رہا ہے اور اب وہاں حالات اس نہج پر پہنچ چکے ہیں کہ وہ امریکہ کے ساتھ کسی بھی سمجھوتے کے لیے بےتاب ہو رہا ہے۔ اور امریکی صدر نے یہ بھی اندیا دیا ہے کہ اگر حالات اسی طرح رہے تو وزیر خارجہ مارکو روبیو کو کیوبا کے امور سے متعلق اہم کردار سونپا جائے گا اور پھر دیکھا جائے گا کہ معاملات کس طرح آگے بڑھتے ہیں۔ تو یعنی کہ اب ایران کے بعد اب ایران پہ جو ہے وہ جتنی وہاں سے رسوائی کے بعد سے ہے، ٹرمپ نے اپنا اگلا ہدف جو ہے وہ کیوبا کو بنا لیا ہے۔ تو اب کیوبا کے حوالے سے جو ہے وہ دیکھتے ہیں کہ وہ
क्या अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप करते हैं, लेकिन फिलहाल तो इस जंग को समेटना मुश्किल हो रहा है और फेस सेविंग जो है वो ज़्यादा मुश्किल हो रही है कि फेस सेविंग जो है वो किस तरह से की जाए। अच्छा, एक लास्टली शॉर्टली खबर मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि एक जो है एक ग्रुप है जिसका ताल्लुक बलूचिस्तान से है, उन्होंने ये कहा है कि हम ईरान के साथ हैं और इसराइल और अमेरिका के खिलाफ लड़ेंगे ईरान के साथ मिलकर। क्या कहते हैं, उन्होंने अपना एक पैगाम जारी किया है और उस पैगाम में कहा है कि हम पहले स्मगलिंग के जरिए जिंदगी गुजारते थे और हमारी बंदूकों का रुख कभी पासदाराने इनकलाब की तरफ होता था, लेकिन जब अमेरिका और इसराइल ने हमारे खिलाफ जंग शुरू की तो सब कुछ बदल गया। आज हमारी बंदूकें पासदाराने इनकलाब के साथ खड़ी हैं और हम इसके सिपाही बन चुके हैं। तो ये वहाँ के ग्रुप हैं या ग्रोह हैं या आवाम है, उनका एक पैगाम आया था सोशल मीडिया पर, तो ये भी मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर कर दूं। इस वीडियो का फीडबैक जरूर दीजिएगा, लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।